हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। बेटा मैं इस क्लास में मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, रेशो, अकाउंटिंग रेशो। ये आपका 3 से 4 मार्क्स कवर करता है एग्जाम में। बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है, बस फॉर्मूले लर्न करने और इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हम समझ के भी चलेंगे, तो ध्यान से। अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट करने से पहले हम ये सीख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो, ठीक है। It is an arithmetical expression of relationship between two related or interdependent items। जैसे इसने क्या कहा, ये कहता है कि रेशो जो है वो संबंध, रिलेशनशिप बताता है कम से कम कितने आइटम्स में, 2 आइटम्स में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से रेशो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मैथ्स में 90 मार्क्स आए, बायो में आ गए, ठीक, केमिस्ट्री में आ गए 80, हिंदी में आ गए 100। ये बात समझ में आती है। तो अगर हमसे कोई इंडिविजुअली पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि भाई आपके मार्क्स कितने आए, तो हम उसको बता देंगे, ठीक। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि भाई परसेंटेज में बताओ, तो आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल परसेंटेज बनाओगे। वो कैसे, टोटल करोगे, ठीक है। और कैसे करोगे, 90 डिवाइड बाय टोटल और इनटू का 100। तो उससे क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि जो टोटल मार्क्स हैं इसमें मैथ का कितने परसेंट पोर्शन है, यानी कि कितने परसेंट मार्क्स कवर करे गए हैं। ये बात समझ में आती है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। जैसे हमारे पास एसेट्स है 2 लाख रुपीस की, ठीक है, और लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीस की। तो मुझे बताओ, वैसे तो हम इंडिविजुअली ये कह पा रहे हैं कि देखो एसेट्स तो है 2 लाख की और लायबिलिटी है 1 लाख की। अगर हम इसमें रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेशो की रिलेशनशिप क्या बताती है, ये कहती है कि एसेट्स जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है हमारी लायबिलिटी से। बस कहने का तरीका बदल गया है, सिंपल वही, एसेट्स 2 लाख रुपीस, लायबिलिटी 1 लाख रुपीस। लेकिन रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताते हैं, जब हम दोनों की कंपेयर करी तो हमें पता चला कि लायबिलिटी से ज्यादा हमारी एसेट्स है। कितनी ज्यादा है, 2 टाइम्स। तो ये जो नजरिया, ये जो कैलकुलेशंस करने का फंड, इसे बोलते हैं हम मीनिंग ऑफ रेशो, यानी कि अकाउंटिंग रेशो, ठीक है। अकाउंटिंग रेशो इसे क्यों बोला जाता है, इट इज रेशो विच इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी रेशो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है उसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। तो हमने रेशो के बारे में सीख लिया, ये क्या बताता है, ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है 2 आइटम्स के बीच की। और इसे अकाउंटिंग रेशो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह इसको अकाउंटिंग रेशो बोला जाता है, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी कॉपी करिएगा प्लीज, वीडियो को कंप्लीट देखें इसका बेनिफिट उठाने के लिए, ठीक है बेटा। अभी हमने रेशो का मतलब सीखा। रेशो से पहले क्या था, अकाउंटिंग वर्ड जुड़ा हुआ था, तो वो क्या था, रेशो जो है अकाउंट की इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से उसे अकाउंटिंग रेशो बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेशो, यानी कि कितनी टाइप्स के आपके रेशो होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हम लेके चले लिक्विडिटी रेशो। देखो लिक्विड से ही पता चला, लिक्विड किस फॉर्म में होता है, जैसे किधर भी डाला अपनी जगह खुद बना लेता है, यानी कि इजिली फैल जाए। तो लिक्विड रेशो को हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी बोलते हैं। अब शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी क्या होती है, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान से। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ, यानी कि लेस देन 1 ईयर, क्लियर। और सोल्वेंसी का मतलब होता है ये देखने के लिए क्षमता कि आप अपनी लायबिलिटी पेमेंट कर सकते हो या नहीं। जैसे एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एसेट्स 2 लाख रुपीस की है और लायबिलिटीज 1 लाख रुपीस की, तो बताओ क्या मैं अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकता हूँ। यस सर, आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास एसेट्स ज्यादा हैं आपकी लायबिलिटी से। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे बोला जाता है सोल्वेंसी, क्लियर। फिर देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। दीज आर द रेशो which show the ability of enterprises to meet its short term financial obligation। ध्यान से, ये कहना चाह रहा है
इस रेशो के अंदर हम सीखते हैं कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होगी बेटा, आपने नाम सुना होगा करंट लायबिलिटीज का। किसका नाम सुना है? करंट लायबिलिटीज का। तो करंट लायबिलिटीज में जो होता है, आप अपनी करंट लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। जैसे आपके क्रेडिटर 10,000 के हैं और आपके पास कैश ही कितना है 2,000, तो आप जो है अपने क्रेडिटर की पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि आपके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशंस को ही, शॉर्ट टर्म सिचुएशंस को ही चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशो सीखते हैं। और लिक्विडिटी रेशो में कितने रेशो होते हैं? 2 रेशो। एक होता है करंट रेशो। क्या इसमें करंट लगेगा? नहीं, करंट नहीं लगेगा। करंट रेशो का मतलब है कि इसमें सारी करंट एसेट्स की बातें और करंट लायबिलिटीज की बातें होंगी। क्विक रेशो का मतलब क्या होता है? क्विक रेशो मतलब अदर देन करंट, यानी कि जो करंट रेशो है वो क्विक रेशो नहीं है, जो क्विक रेशो है वो करंट रेशो नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दिखने में सुनने में एक सा लग रहा होगा, लेकिन दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि किसके बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि करंट एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, करंट एसेट्स है 2 लाख रुपीस की और आपके पास करंट लायबिलिटीज है 1 लाख की। तो ये रिलेशनशिप बताता है क्या, कि आपकी करंट एसेट्स जो है वो ज्यादा है 2 टाइम किससे? आपकी करंट लायबिलिटीज से। ये बात समझ में आती है? तो ये बताता है आपका करंट रेशो। फिर दूसरा आ जाता है आपका क्विक रेशो। तो सर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ भी करंट लायबिलिटीज है और यहाँ भी क्या है? करंट लायबिलिटीज। ऊपर क्या है? करंट एसेट्स, लेकिन यहाँ क्विक एसेट्स है। सर ये क्विक एसेट्स क्या होती है? होती यही है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा हम निकाल देते हैं, जैसे स्टॉक और प्रीपेड। अभी मैं बता देता हूँ, जरा देखते रहे वीडियो को कंटिन्यू। ध्यान से, क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? टोटल करंट एसेट्स, उसमें से अगर आप हटा दो क्या, स्टॉक बोलो, इन्वेंट्रीज बोलो या स्टॉक इन ट्रेड बोलो, बात एक ही है। क्लियर? और साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास जो बचता है उसे बोला जाता है क्या? क्विक एसेट्स। ध्यान से, कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप क्विक रेशो कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्विक एसेट्स लेनी है और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स में आपको केवल ये 2 एसेट्स कंसीडर नहीं करनी, ना तो स्टॉक और ना ही प्रीपेड। क्यों नहीं करनी सर? इसका भी तो कारण बताओ ध्यान से। बेटा स्टॉक हमने परचेज करके कोई गुड्स रख लिया, जरूरी है क्या वो 1 साल के अंदर अंदर सोल्ड हो जाएगा? तो हाँ सर, हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा स्टॉक जरूरी नहीं है कि वो 1 साल के अंदर अंदर ही सेल हो जाए। हो सकता है 1 साल बाद सेल हो सकता है 2 साल बाद सेल हो। इस वजह से इसको हम क्विक एसेट्स में नहीं लेते और इसको लेस कर देते। क्लियर? दूसरा क्या है आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बेटा लेस कब करना है? ध्यान से, जब आपको क्वेश्चन में टोटल करंट एसेट्स दे रखी हो, ठीक है, अदरवाइज सब इंडिविजुअल एसेट्स दे रखी है, तो आपको जब क्विक एसेट्स का टोटल करोगे उसमें ना तो स्टॉक ऐड करना है और ना प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लेस करते हैं? जो एक बार एडवांस में पैसा चला गया तो यहाँ एक अजम्पशन होती है कि वो पैसा वापस कभी आएगा ही नहीं, आपने जो एडवांस में पेमेंट कर दी। जैसे सपोज करो मैं कोई घर परचेज करना चाहता हूँ, मैंने उसकी पेमेंट कर दी, एडवांस में कोई खर्चा कर दिया, अब कह रहा हूँ कि मैं नहीं ले रहा, तो क्या वो मेरा पैसा वापस कर देगा? नहीं, वो मेरा पैसा वापस नहीं करेगा। तो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अजम्पशन बनाई गई है कि जो पैसा आपने एडवांस में पेड कर दिया वो वापस नहीं आएगा। जैसे सपोज करो तुम्हारा एक नंबर है, उस नंबर में आपको रिचार्ज कराना है, आपने एंड की डिजिट आपकी गलत हो गई, पर लेकिन रिचार्ज तो हो गया ना, आपके फोन में नहीं हो, उसके दूसरे के में हो गया, क्या वो वापस आ जाएगा? अब उसकी मर्जी है, अगर इंसान अच्छा होगा तो आपके फोन में रिचार्ज करा देगा, नहीं होगा तो नहीं कराएगा। तो यहाँ यही एजम्पशन चलती है। ठीक है,
ये लेस कब करना है? जब आपको टोटल करंट एसेट्स दे रखी हो। अगर आपको टोटल करंट एसेट्स नहीं दे रखी तो आपको क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते समय ना तो स्टॉक लेना है और ना ही आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस लेना है। ये बात समझ में आती है? क्लियर? ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पे क्या सीखा था बेटा अपना? लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब सेकंड है आपका सोल्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया था दो वर्ड आपके 11th में आपके टीचर ने इंसोल्वेंसी सोल्वेंसी के डिफरेंस समझाया होगा, नहीं बताता मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सोल्वेंसी का मतलब ये कि मैं अपनी पेमेंट करने में सक्षम हूँ। ठीक है, यानी कि मैं पे कर सकता हूँ। मेरी एसेट्स कितनी की हैं? वही 2 लाख रुपीज की और लाइबिलिटीज 1 लाख की। तो क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ? यस सर, आप पेमेंट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम अ सोल्वेंसी पर्सन। ठीक है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर सकता, अगर इसी एग्जांपल को वाइस वर्सा कर देते हैं, एसेट्स 1 लाख की और लाइबिलिटी 2 लाख की, तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो मैं इंसोल्वेंट करूँगा। क्या कर रहा हूँ? इंसोल्वेंट, यानी कि मैं अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए सक्षम नहीं। तो सोल्वेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लंबा नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ, यानी कि 1 साल से ज्यादा। अगर हमें अपने कंपनी की या बिजनेस की सोल्वेंसी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि हमारी जो कंपनी है कि अपनी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, जैसे बैंक लोन ले लिया मोर देन 1 ईयर के लिए, क्या उसको पेमेंट कर पाने के लिए सक्षम है या नहीं है, तो वो कौन से रेशो से पता चलता है? वो पता चलता है सोल्वेंसी रेशो से। क्या सर ये एक ही है? नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे हैं, वो भी पढ़ने। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। दीज आर द रेशो विच एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसके बारे में बताता है? आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मोर देन 1 ईयर की। ठीक है, दे एसेस द एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। ध्यान से क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। ये चेक करने के लिए इस रेशो को हम पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पेमेंट कर सकता है बिजनेस या नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें आपको कब समझ में आती हैं? ये बातें आपको कब समझ में आती हैं? ये बातें आपको समझ में आएंगी तब जब आप इन्वेस्टर का काम करोगे। इन्वेस्टर कैसे? ध्यान से सुनना। अब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कैसे पता लगेगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है? तो आपको अगर रेशो को रीड करना नहीं आता होगा तो आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को या उसके स्टेटमेंट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो आप हो सकता है अपना जो हार्ड अर्निंग मनी है उसको वेस्ट कर दो। ठीक है, तो इस वजह से इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है? जब इसको करेंगे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी दिमाग को सोचना बंद कर दो, बस लिखा है और दिखा है यही सोचना है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो क्या है सर? फिर से मैंने अभी बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं सोचना। प्रोप्राइटी रेशो और चौथा है आपका फोर्थ जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, सभी करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशंस अचीव करने के लिए आपको क्या बेल आइकन प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस का ऑप्शन, जब भी पता चल पाएगा कि मैंने क्या करा है। ठीक है, तो हम सारी चीज सीख रहे हैं आस्ते आस्ते। अभी थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको राइट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो थर्ड रेशो हम सीखने वाले हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशो का मतलब क्या? एक्टिविटी से नाम पता चल रहा होगा। अगर बिजनेस हमारे जो काम होता है, हर बिजनेस का क्या काम होता है? ज्यादातर सेल करनी होता है, परचेज करना होता है, ये चीजें होती हैं उसकी। तो जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है उनके रिगार्डिंग ये बात समझ में आती है। तो ध्यान से देखो, दीज आर द रेशो विच शो how efficiently the enterprise's resources are being used for the business operations। कहने का मतलब है ये रेशो बताता है कि जो बिजनेस के पास सोर्सेज हैं, ठीक है, उनका वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैंने स्टॉक परचेज करा, प्लास्टिक परचेज करी मैंने, मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर करने का। 100 kg मैंने क्या परचेज कर ली? प्लास्टिक परचेज कर ली। और मैं साल के एंड में देख पा रहा हूँ केवल मेरा
10 केजी यूज हुआ है और 9 केजी अब भी स्टॉक में पड़ा हुआ है साल के एंड में, तो इससे क्या मेंटेलिटी बनती है? इससे ये मेंटेलिटी बनती है कि सर आपकी सेल कम है। मैं कह लगा ऐसे कैसे, निर्मल बाबा थोड़ी ना है यहाँ, ध्यान से, यहाँ सेल क्यों आपकी कम है? क्योंकि आपने 100 केजी प्लास्टिक परचेज करी है, उसमें से केवल 10 केजी यूज करी है, अब भी कितनी स्टोर है? 9 केजी। तो इसका मतलब आपने अपना रॉ मटेरियल कम कंज्यूम किया है। क्यों कंज्यूम किया है? प्रोडक्शन कम हुई है, प्रोडक्शन कम हुई है तो सेल भी कम है। इस तरह की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए भी हमारे पास कुछ रेशो बनाए गए हैं, ये भी हमें अच्छी तरीके से सीखने हैं। जैसे इसमें सर फॉर्मूले बता दो, बेटा जब ये समझाऊंगा करूंगा फॉर्मूले और उनके बारे में सब कुछ समझाऊंगा, अभी बस बेस बता रहा हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और एक है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा टेक्निकल भी पॉइंट यही है। इसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और स्टडी करनी है, ठीक है। प्लीज इसे कॉपी करिएगा, ठीक है बेटा। तो हम अब क्या सीखने वाले हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बिजनेस का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने अपनी सेल का कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, दीज रेशियो शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी कि ये वाला रेशियो जो है ये किसके बारे में बताता है कि जो बिजनेस है उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है, ठीक। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है आपके? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है बेटा? ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब हम ट्रेडिंग बनाते थे बचपन में, यानी कि 11th क्लास में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर बेस होता है? ये सेल के ऊपर बेस होता है। किसके ऊपर होता है बेस? सेल के ऊपर, यानी कि जो हमने अपना गुड्स सोल्ड किया है उस पर कुल मिला के हमने कितना अर्न किया, कितना कमाया है, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है, यानी कि जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रेशियो वो भी देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जितना जो हम मेन बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो हमने प्रॉफिट कमाया उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो भी आपको पता होगा, जब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो कितने परसेंट हमने नेट प्रॉफिट कमाया अपनी सेल पर। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम अपना पैसा कहीं लगाते हैं, कहाँ लगा देते हैं? क्या समझ जाओ बेटा, गलत जगह नहीं लगा, मुझे पता है कहाँ दिमाग चला गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, लीगली पर्पस में हम कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए, तो क्या होता है उस इन्वेस्टमेंट पे हम कितना कमा रहे हैं, उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ में आती है? ये सारे आपके थे। और अब देख लो जितने मैंने आपको रेशियो बताए इन सभी के बारे में पढ़ना भी है, इनके फॉर्मूले भी याद करने हैं, इनके क्वेश्चंस भी हमें सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपकी इस चैप्टर पर कमांड हो सकती है, अन्यथा आपकी कोई कमांड इस पर नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू शेयर माई दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स कुछ आगे चलते हैं जरा हम, ठीक है। आज अभी हमने क्या क्या सीखा है? बस हमने रेशियो के नाम लिखे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब हम वन बाय वन क्या करते रहेंगे, उनका मतलब भी समझते रहेंगे, उसमें कुछ एडिशनल बातें वो भी सीखते रहेंगे, साथ में फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था करंट रेशियो, ठीक है। तो इट इज अ रेशियो विच कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको बताया था रेशियो क्या है? एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, किसके? बिटवीन द टू आइटम्स, ठीक। तो ऐसी करंट रेशियो जो है वो दो आइटम के बारे में बात करता है कि करंट एसेट्स आपकी कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। वैसे अगर हम मान के चले कंपनी के लिए आइडल रेशियो 2:1 है, इसका मतलब क्या कि कंपनी के पास करंट एसेट्स जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए आपकी करंट लायबिलिटी से। ये बात समझ में आती है? क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल में कि आइडल रेशियो कितना है या एमसीक्यू में, तो 2:1 लगाना किसका? करंट रेशियो का। क्लियर? इसका मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं कि करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है आपकी करंट एसेट्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स।
ये बता रहा है 2:1। क्लियर। फिर हाई करंट रेशो मींस बेटर लिक्विडिटी, यानी कि अगर आपकी कंपनी का जो करंट रेशो है वो अगर हाई है यानी कि ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बेटर लिक्विडिटी है। क्या है? बेटर लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या कि आपके पास अपनी जो करंट एसेट्स उतनी है कि आप इमीडिएटली अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अगर ज्यादा अच्छी हो जाती है यानी कि ज्यादा हाई हो जाता है तो वो हो जाता है पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि आपके यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा। क्यों? करंट एसेट्स कब इंक्रीज होती है? सपोज करो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन पता चला कि स्टॉक ही बढ़ता जा रहा है तो क्या दिक्कत आएगी? इसका मतलब आपकी उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा है, जो क्या डिफाइन करता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। बहुत सौ के दिमाग में होगा सर हमने तो 11th में अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, अभी मैं आपको बता देता हूं। इसे राइट डाउन करें प्लीज और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखते हैं जरा करंट एसेट्स क्या होती है। दीज आर द एसेट्स दैट आर एदर इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी क्या होता है? कैश तो आप समझते हो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे चेक वगैरह हो गया, डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम डीडी वगैरह होते हैं, यानी कि जो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में, उसे हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। जो कन्वर्ट हो सके कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 12 मंथ, यानी कि कोई भी ऐसी एसेट्स जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ये बात समझ में आती है? ठीक, जैसे चेक है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। सपोज करो मैंने आपको चेक दिया है तो वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, और जब आप उसे चेक ले जाओगे आपको पैसा विड्रॉ हो जाएगा। कितना? 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो यूज करना पड़ता है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने कोई शॉर्ट टर्म यानी कि कोई ऐसा लोन दे दिया जिसकी पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी? विद इन 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं मार्केट्स में, उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेंट्री स्टॉक बोल लो या स्टॉक इन ट्रेड, एक ही बात है। ठीक है, ये भी करंट एसेट्स में इंक्लूड होती है। ठीक, ट्रेड रिसीवल या तो बिल्स रिसीवल जिसे हम बीआर बोलते हैं, बिल रिसीवल जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने चैप्टर पढ़ा था वो वाला बीआर। ठीक है, एंड सन्ड्री डेटर्स। ये डेटर्स का मतलब क्या है? जो हमने किसी को उधार माल दिया है तो उससे हम पैसा लेंगे तो वो हमारे लिए डेटर है। क्लियर? लेकिन याद रखना अगर कोई प्रोविजन दे रखा है डाउटफुल डेब्ट का, यानी कि हमें शक है कि कुछ लोग पैसा लेके भग सकते हैं, ऐसा कोई आपने प्रोविजन बना रखा है तो वो प्रोविजन डेटर्स में से लेस करके ही आपकी करंट एसेट्स में शो होगा। क्लियर? फिर कैश इन हैंड तो आप जानते हैं, कैश एट बैंक हो गया। अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में कोई पेमेंट कर दी है, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीवल, यानी कि आपने कोई ऐसी इनकम है जो कमा ली है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, वो भी फ्यूचर में होगी और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, वो सारी आपकी एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी एसेट्स वो हैं जो विद इन 12 मंथ वाली हैं, इस वजह से क्या बोली जाती है? करंट एसेट्स। ठीक है, अभी वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम करंट लायबिलिटी सीखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखते हैं अब करंट लायबिलिटीज के बारे में सीखते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो हमारी ऑब्लिगेशन, यानी कि हम जब किसी को अमाउंट पेड करते हैं या पे करना है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है। दीज आर द लायबिलिटीज दैट आर रिपेबल विद इन 12 मंथ। कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी या पेमेंट जो आपको विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाती है। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कहां से? डेट की, बैलेंस शीट की डेट से। अब देख लेते हैं इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कोई आपने उधार लिया है 1 साल से कम की, उसमें कि आपको पेमेंट करनी है लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि यू हैव टू पे विद इन 12 मंथ, नॉन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, कोई प्रोविजंस बना रखे हैं, कोई एस्टिमेट लगा रखा है हमने, जैसे इनकम टैक्स वालों को कुछ हम टैक्स पे करते हैं, सरकार कहती है अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा हमको पे करो, वो टैक्स कहलाता है। तो उसके लिए भी हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कहेगी कि 1 साल बाद देना, नहीं, 1 साल के अंदर अंदर देना है। तो इस तरह के जो हम प्रोविजन बनाते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोले जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई दे तो उसको हम करंट लायबिलिटीज के अंदर कंसिडर करते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, बिल पेबल्स की बात कर रहा हूं।
तो बिल पेबल्स भी आते हैं और आपके सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर बोल लो या सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक से ज्यादा क्रेडिटर हो जाते हैं, और क्रेडिटर जब इंडिविजुअल हो। ओके, अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लिख सकते हो आप इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या कि कोई खर्चा जो है, जैसे सपोज करो मुझे 1 तारीख को रेंट देना था लेकिन मैंने अब तक नहीं दिया ड्यू टू द लॉकडाउन या ड्यू टू द कोविड-19, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि मैं उसकी पेमेंट करूं, ठीक है। तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेबल भी बोल सकते हैं, या दूसरा नाम क्या हो सकता है आपका, एक्सपेंसेस पेबल, ये किसी भी नाम से आ सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे तो इसको आपको कंसीडर करना है करंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार, इतना हम सीख चुके हैं करंट रेशो के बारे में, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। इसको कॉपी करिएगा प्लीज। आप चेक कर पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो, ध्यान से इसे मार्क कर लो। क्वेश्चन बोलता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उससे हमें अपना करंट रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, कितने रुपए का, 180, यानी कि 1,80,000 का। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 की, उसके बाद बोल रखा है मार्केटेबल सिक्योरिटी 50,000 की, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख रुपीस की। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है, आपको इसकी हेल्प से करंट रेशो निकालना है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रखी है राइट हैंड साइड में, बिल पेबल, क्या दिखा रखा है, बिल पेबल, ठीक है, 20,000 रुपीज का। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दे रखा है 1 लाख रुपीस का, और डिवेंचर्स भी दे रखे हैं आपको 4 लाख रुपीस के। साथ में आपको इन्वेंट्री, मैं आपको बता चुका हूं, या तो इन्वेंट्री कहो या स्टॉक बोलो या स्टॉक इन ट्रेड, बात एक ही है, 80,000 रुपीज। एंड एक्सपेंसेस पेबल, ध्यान से अभी मैं आपको बताया थे कि करंट लायबिलिटीज में कंसिडर किया जाता है। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी आ सकता था, और एक्सपेंसेस पेबल का मतलब अभी पे करना बाकी है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है 80,000 रुपीज की। तो क्वेश्चन आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, करंट रेशो, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं किस तरीके से करंट रेशो कैलकुलेट किया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बेटा देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। हो सकता है 2020 में चेंज हो, क्योंकि मेरे पास एडिशन वो वाला नहीं है, ठीक है, 2019 का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, वो मैंने आपको दिखा दी है स्क्रीन पे जो आया हुआ था। तो उसमें निकलवा क्या रहा है, करंट रेशियो, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में कंफर्मेशन लेना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इस तरह से प्रेजेंटेशन देखते हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हमारे इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीज चाहिए, करंट एसेट्स भी लेना है और करंट लायबिलिटीज भी। तो करंट एसेट्स किस तरह से निकाली, जो ट्रेड रिसीवेबल है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या क्या करंट एसेट्स में लेना है और क्या क्या करंट लायबिलिटीज में लेना है। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल हमने करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, सिक्योरिटीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज यानी कि जो स्टॉक है आपका, और स्टॉक इन ट्रेड है या इन्वेंट्री, बात एक ही है। जब आप इन सभी का टोटल कर लोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा करंट एसेट्स का, ठीक इसी तरह करंट लायबिलिटीज कंप्यूट की जाएगी, बिल पेबल्स 20,000 रुपीज का, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज का। ये देखो ध्यान से, एक्सपेंसेस पेबल, अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता तो उसका भी यही मतलब होता, ठीक है। तो इन सबको जब हमने एग्रीगेट किया तो वी फाइंड 2 लाख रुपीज द अमाउंट एग्रीगेट, किसका, करंट लायबिलिटीज। तो 4 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये रेशियो कैलकुलेट होके आ गया 2:1, यानी कि ये बताता है कि आपकी करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा है। ये बात समझ में आती है, तो ये आपका करंट रेशियो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। आइडियल करंट रेशियो भी 2:1 ही होता है, ठीक है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक। और ये जितना हाई होता है अच्छा होता है कंपनी के लिए, अगर ज्यादा हाई होता है
तो दिक्कत होने लगती है। क्लियर, ये बात समझ में आती है। और अगर कम होता है फिर तो बेकार ही है। ठीक, इसको करिएगा प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं कि करंट रेशियो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी मुझे और कराने हैं, ठीक है, लेकिन आज की क्लास हम यहां तक ही करते हैं।